नमस्कार मित्रों, समाख्या यस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त। आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुए हैं दैनिक जागरण का विश्लेषण लेकर के। सिविल सेवा परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और सामान्य लोगों के लिए जानकारी बहुत उपयोगी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आग्रह है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, अपने सुझाव दें, साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों तक, अपने जानकारों तक, जिनको आवश्यकता है इस विश्लेषण की, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। बढ़ते हैं आगे। जागरण में दी गई कोटेशन उसी से शुरू करते हैं। प्रार्थना हृदय की पुकार है जो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है, इसीलिए नित्य प्रार्थना का जो प्रवाह है वो भारतवर्ष में बना हुआ है। विश्व भर में अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं होती हैं और वो प्रार्थनाएं काम जरूर करती हैं, ऐसा माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। पहली खबर, अलवर में उन्मादी भीड़ ने एक व्यक्ति को चोर समझ मार डाला। ये खबर हमारे सिविल सेवा परीक्षा के लिए खबर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था, महत्वपूर्ण है भीड़ तंत्र बनाम लोकतंत्र, महत्वपूर्ण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, एक समाज के रूप में हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, इस ओर हम कैसे आगे बढ़ें, इसको हम कैसे कम करें, इसकी ओर ध्यान देना ज़रूरी है। अलवर में एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को कुछ लोगों ने मिल करके इतना पीटा, इतना मारा कि वो जान से ही मर गया। और जो इसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं, भीड़ द्वारा व्यक्ति को पीट करके मार देना, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। तो आपका एथिक्स का पेपर हो, आपका गवर्नेंस का पेपर हो, आपका सोसाइटी का पेपर है, सोसाइटी का सिलेबस है, उस सब में इस प्रकार की खबरों को हमने उसके तत्वों को और इससे कैसे निपटा जाए, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जेलों में जो महिला बंदी हैं, महिला प्रिजनर्स हैं, उनको मंगलसूत्र पहनने की अनुमति दे दी गई है। ये जो जेल मैनुअल 2022 बना है, इससे पहले अंग्रेज़ों के समय पर बना हुआ जेल मैनुअल चल रहा था, वो जो 1941 में बना हुआ था। क्योंकि कैदियों के भी अपने अधिकार होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, उनकी अपनी भावनाएं होती हैं, उनको भी जो सामान्य जीवन है वैसे व्यवहार करने का अधिकार है। तो क्यों हम उनसे अलग तरीके से व्यवहार करते हैं? उनको जिस अपराध के लिए उनको सज़ा मिलनी थी वो सज़ा अदालत ने दी है, लेकिन उसके अलावा उसके जो जीवन जीने के अधिकार हैं वो सभी मिलने चाहिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल मैनुअल 2022 बनाया है और उसमें महिलाओं को कपड़े, सूट पहनने की स्वतंत्रता दी गई है, मंगलसूत्र पहनने की स्वतंत्रता दी गई है, कम कीमत की चूड़ियाँ, पायल, नाक की कील की इसको पहनने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसके अलावा श्रृंगार के अन्य चीज़ों को भी करने का सहूलियत दी गई है। साबुन, शैम्पू के साथ सैनिटरी नैपकिन भी मिलेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। पौष्टिक आहार सबके लिए ज़रूरी है, पौष्टिक आहार मिलेगा। उसी साथ साथ जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिनका बच्चा होता है, शिशु कक्ष और एक बालवाड़ी की व्यवस्था की गई है। वहीं से 4 से 6 साल का बच्चा अगर है, जो जेल में महिलाएं हैं, उन बच्चों को कारागार से बाहर यानी जेल से बाहर शिक्षण संस्थान में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था भी इस मैनुअल के थ्रू की गई है। हर एक व्यक्ति अपने यहाँ पर अपनी परंपरा के अनुसार क्या करता है? व्रत रखता है, रोजे रखता है, तो उसको व्रत के खाने के लिए खाने के लिए जो आहार की आवश्यकता है उसकी भी व्यवस्था
इस मैनुअल के थ्रू की गई है। कुछ व्यवस्थाओं जो 1941 का जेल मैनुअल था उसकी जो व्यवस्थाएं थी उसको कुछ समाप्त किया गया। जैसे अगर जिस व्यक्ति को फांसी आजीवन कारावास हो जाता था उसको पोर्ट ब्लेयर जेल में, जिसको हम काला पानी की सज़ा बोलते थे, उसके अंतर्गत वहाँ ले जाना अब बंद कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो यूरोपीय लोग थे उनको अलग जेल में रखा जाता, रजवाड़ों के बंदी को निर्धारित मुक्ति और स्थानांतरण की व्यवस्था थी, वो भी बंद कर दी गई। सब समान हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ किसका शासन चल रहा है? कानून का शासन, अंग्रेजों का शासन नहीं चल रहा, रूल ऑफ लॉ चल रहा है। तो इसीलिए कानून के अनुसार जो व्यवहार एक के लिए किया जाएगा वही व्यवहार सब के लिए किया जाना है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली खरीदारी महोत्सव से अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। खरीदारी महोत्सव शॉपिंग फेस्टिवल दिल्ली में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 2023 में मनाया जा रहा है। और इस प्रकार, क्योंकि हमारा देश त्योहारों का, उत्सवों का देश है, महोत्सवों का देश है, पर्वों का देश है, यहाँ पर लोगों में नया उत्साह आ जाता है। तो इस प्रकार के योजना सरकार चलाती है तो उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नया आयाम मिलता है। हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था त्यौहार आधारित, पर्व आधारित अर्थव्यवस्था हमेशा से रही है। तो इसीलिए कई सारे उत्सवों के थ्रू हम नए नए तरीके से बाज़ार को बढ़ाने का, लोगों में उत्साह पैदा करने का एक जज्बा लाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मेले लगते थे, वार्षिक मेले, जो किसी त्यौहार पर लगने वाले मेले, किसी तीर्थ स्थान पर लगने वाले मेले, इन मेलों का भी एक महत्व हुआ करता था। आपके जीएस पेपर 1 में इस खबर को आप एज आ एग्ज़ाम्पल यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आएगा महोत्सव, उसके बाद हम इस पर और चर्चा करेंगे। फ्री वीज यानी जो मुफ्त की रेवड़ियाँ, मुफ्त का जो योजनाएं सरकार लगातार चला रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी के चुनाव भाषण को भावी सरकारें, भविष्य में बनने वाली सरकार है, उसका ऑथेंटिक बयान नहीं मानना चाहिए, उसका आधिकारिक बयान नहीं मानना चाहिए, उसका स्टेटमेंट नहीं है ये। उससे सरकार ऐसा ही करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए जो मुफ्त में सुविधाएं देने यानी मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने के लिए मामले में जो शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी में आम आदमी पार्टी ने कहा है, और उन्होंने कहा कि इसको आपको उन चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनावी भाषण अलग चीज़ है, ये अभिव्यक्ति का मामला है, और बिना कानून के आप किसी पर रोक नहीं लगा सकते, कानून होना चाहिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशलाइज्ड पैनल के गठन की बात की थी, एक विशेषज्ञ समूह के गठन की बात की थी, जो देखेगा कि कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, कौन सी आवश्यक नहीं है, कौन सी मुफ्त की रेडियो में आएगी, कौन सी सुविधाओं में आएगी। जैसे शौचालय का निर्माण है, आवास का निर्माण है, यानी कि टॉयलेट बन रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, या आपके हर घर शौचालय का अभियान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये किस प्रकार की श्रेणी में आएगी, और हर आदमी को फ्री बिजली और फ्री पानी है, ये किस श्रेणी में आएगी, इसके लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठन की बात की है। इसी के साथ साथ बिजली कंपनियों ने एक बात कही है कि सरकारें घोषणाएं कर देती हैं, हम बिजली देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन उससे कंपनियों की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बहुत ख़राब हो जाती है। इसीलिए जो एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर है, उसने आरबीआई को और ऊर्जा मंत्रालय, एनर्जी मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे भी एक पक्षकार बनाया जाए, एक साइड मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए। जीएस पेपर 2 का ये खबर है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी का मामला आपके जीएस पेपर 3 में आता है। रक्षा मंत्री ने सेना को सौंपे कई स्वदेशी रक्षा उपकरण। कल ही हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के भाषण के में ये जिक्र आया था कि 300
जो प्रोडक्ट हैं उनको आर्म फोर्सेस ने मना कर दिया बाहर से लाने का, तो स्वदेश में यानी अपने ही देश में वो बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे। तो बहुत सारे जो रक्षा उपकरण हैं वो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह उन्होंने सेना को दिए हैं, सेना को सौंपे हैं। इनमें से जो आपका जो लद्दाख की सीमा पर जो LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच लगातार सैन्य टकराव जारी है। उसी बीच में ये मानव रहित एरियल सिस्टम जो ड्रोन है, तुरंत गति से चलने वाला वाहन, एंटी पर्सनल माइंस, गश्ती नौकाएं और इस प्रकार के अन्य सुरक्षा उपकरण हैं जो दिए गए हैं। इनमें से फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर जिसकी बात हुई है, इसमें 3 जो है सब सिस्टम काम करते हैं। पहला सब सिस्टम है अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल का, जो एकदम मॉडर्नाइज है, प्रो मॉडर्नाइज असॉल्ट राइफल है। इससे जो प्राइमरी हथियार प्रणाली है उससे सैनिकों को मल्टी मोड हेल्ड ग्रेनेड दिए जाने के योजना है और ये दिए जाएंगे। दूसरा जो सब सिस्टम है वो है हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट देने का, जिससे सैनिकों की रक्षा की जा सके, कम से कम सैनिक हमारे हताहत हों। और तीसरा सब सिस्टम है संचार और निगरानी प्रणाली दुरुस्त करना, संचार कम्युनिकेशन एंड विजिलेंस सिस्टम को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ये फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर के लिए 3 सब सिस्टम के रूप में काम करते हैं। एंटी पर्सनल माइंस निपुण नाम की एंटी पर्सनल माइंस है, ये जो सीमा पर सैनिक तैनात हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाएगी। ये अधिक शक्तिशाली है जो अभी वर्तमान में काम कर रही है, एंटी पर्सनल माइंस जिसको निपुण कहा गया है। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, अब हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर क्या है, इससे अगर मौसम ख़राब है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ऐसी स्थिति में हमारे सैनिकों को दुश्मन की जो शत्रु सैनिक हैं उनकी गतिविधियों का पता चल जाएगा। ये हमारे यहाँ हैंड थर्मल इमेजर इसका काम करता है। T-90 टैंक के लिए थर्मल इमेजिंग साइट, जो T-90 टैंक है, यानी जो उपकरण बख्तरबंद वाहन यानी जो हथियारों से लैस वाहन आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से देखने का एक उपकरण है थर्मल इमेजिंग साइट। रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ डाउन लिंक उपकरण, अब इसमें क्या होता है कि हेलीकॉप्टर की सीमाओं और इसका जो उड़ान क्षेत्र है वहाँ पर लगातार निगरानी बनाए रखने, नज़र बनाए रखने के लिए ये मदद करता है। साथ ही साथ में ये जो टोही डाटा है यानी जो निगरानी का डेटा है उस सिस्टम में उसको डेटा को इनपुट दे देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम, ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर जो भारतीय वायुसेना के विमान हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं और जो मानव रहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, उसके सामने परिचालन के समय पे यानी उनको चलाने के समय पर, उनके ऑपरेशन के समय पर जो बाधाएं आती, जो बैरियर्स आते हैं, उनको हटाने का काम करता है मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम। इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल, जो भारत की उत्तरी सीमाओं पे जो आर्मी हमारी तैनात है, थल सेना के जवान तैनात है, उनकी गतिशीलता, उनकी डायनेमिज्म और उनके एक्टिविटी को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार के वाहनों की जो है रक्षा मंत्री ने सेना को दी है। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, जो सैनिकों को त्वरित तैनाती की सुविधा प्रदान करता है, बहुत ही तेज़ी से ये प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, तुरंत ही रिएक्ट करते हैं, इसलिए क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल ये लगातार जब भी हमारे देश का तनाव बढ़ता है, हमको तुरंत कुछ रिएक्शन करना होता है, उस समय ये व्हीकल बड़े काम आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे रक्षा मंत्री रक्षा उपकरण। तो किस प्रकार से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, लगातार हम इन खबरों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के बाद नया पाठ्यक्रम बन रहा है जिसको हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे। उसको विकास के लिए सरकार जो है लोगों से सुझाव मांग रही है, लोगों से सुझाव मांग किस प्रकार की
पाठ्यक्रम आप चाहते हो, अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहते हो, कौन कौन से कोर्सेज कराना चाहते हो, इन सब के सुझाव आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय पर भी सुझाव दिए गए थे। लगभग 2.5 लाख सुझाव जो है वो पूरे देश भर से आए थे, और उन सुझावों में जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उनको माना भी गया और उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा भी गया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जो बनना है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनना है, उसके लिए भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। और अगले साल तक ये लक्ष्य है कि प्री प्राइमरी स्कूल का जो करिकुलम है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। धीरे धीरे हम पूरे कॉलेज लेवल तक के करिकुलम को तैयार करने की बात कर रहे हैं, और अगले साल के बाद प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और इंटर तक जो है हायर सेकेंडरी लेवल तक हम करिकुलम को तैयार जल्दी ही कर लेंगे। और इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए जो टीम बनी है, जो विशेषज्ञों की टीम बनी है, स्पेशलिस्ट टीम है, उसकी अध्यक्षता जो है वो के कस्तूरी रंगन जी कर रहे हैं। और के कस्तूरी रंगन जी ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो समिति बनी थी उसकी भी चेयर कर रहे थे, उसके भी अध्यक्ष वो थे। ये हमारे इसरो के हेड रहे हैं के कस्तूरी रंगन, बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो किस प्रकार से शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाती है, लोगों की भागीदारी से किस प्रकार से शासन अच्छा बनता है, हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। शासन से सुशासन की ओर जाना है तो लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में जुटी सरकार। जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है। हमने राष्ट्रीय आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन जो है वो चलाया है सरकार ने, और उसके लिए धनराशि भी आवंटित की है। उन्होंने कहा था कि कोरोना के दौरान जो 23,123 करोड़ रुपए का पैकेज है उसको इसी साल तक उसको पूरा करना है, इसी नहीं तो वो फंड लैप्स हो जाएगा। 64,180 करोड़ रुपए के शुरू की गई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसको राज्यों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। केंद्र सरकार कह रही है पैसा लो, आप यूज़ करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और फिर भी राज्य सरकारें अगर इसको नहीं बनाती हैं तो हमारे देश के लिए ये संकट की बात है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ केयर मिशन और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप कुछ अनुदान जो दिए जाने थे उसकी समीक्षा की बात हुई। नेशनल हेल्थ मिशन के समीक्षा की बैठक में जो है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री भाग ले रहे थे। तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3 लेवल पर काम करता है। वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? पहला लेवल है यानी जो हमारा स्वास्थ्य ढांचा है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, जहाँ पर 6 बिस्तर तक जो है बेड रहते हैं और नॉर्मल डिलीवरी केयर की सुविधा रहती है। डॉक्टर, नर्स, मिडवाइफ, लेट केयर, इस प्रकार के एक डॉक्टर रहेगा, एक नर्स रहेगी। मतलब आपके इमीडिएट गांव के पास, आपके शहर के पास, आपके मोहल्ले के पास जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। दूसरा होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो इससे बड़ा होता है। इसमें लगभग 30 बिस्तरों की व्यवस्था होती है, 30 बेड होते हैं। ये सेकेंडरी केयर लेवल होता है। यहाँ पर ये लगभग 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख की जनसंख्या पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 30,000 की जनसंख्या पर एक बनाने का लक्ष्य रहता है। और उसके ऊपर टर्सरी स्टेज होती है, वो होती है तीसरी स्तर होता है, लेवल होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या उससे ऊपर जो उसको हम कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पर 100 से 200 बेड्स का रेफरल सेंटर होता है। यहाँ पर रेफर्ड करके लोग आते हैं और नॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज, सिजेरियन डिलीवरी, ये सब की सुविधा वहाँ पर रहती है। तो 3 लेवल पर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्वास्थ्य ढांचा काम करता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, या इससे ऊपर, ठीक है ना, मेडिकल कॉलेजेस। अब हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सुधार नहीं हुआ है तो ये अपनी प्रासंगिकता खो देगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गंभीर मामले आए हैं। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका
ना के बराबर हुई, उसको ठीक करने में कोई भूमिका रही ही नहीं। अभी तक युद्ध चल रहा है। उसके साथ साथ जो पूर्वी एशिया में यानी जो ताइवान स्टेट है वहाँ पर जो तनाव बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। इस सब में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? उसकी स्थापना ही शांति के लिए हुई थी। उसकी स्थापना विश्व के सभी देशों के विकास के लिए हुई थी। उसकी स्थापना ही सुरक्षा प्रदान कराने के लिए हुई थी, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता खो देगा अगर यही स्थिति रही तो। इसमें सुधार की जो आवश्यकता है। जब हम मल्टीलैटरल वर्ल्ड की बात करते हैं यानी बहुपक्षवादी ढांचे में वैश्विक सुरक्षा जो है यानी जो वर्ल्ड सिक्योरिटी है उसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांत, उनके पालन कराने की आवश्यकता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ को कराना चाहिए। इसलिए लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जो है हम बात करते रहते हैं, नहीं भारत बात करता रहता है। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात लगातार भारत करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन, बेहतर काम करने वाले राज्यों को मिलेगा ज़्यादा धन। अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो सरकार के द्वारा चलाया गया है, कल हमने प्रधानमंत्री जी के भाषण में पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्होंने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की थी। उसी कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का क्रियान्वयन। उन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकार जितना अच्छा इस मिशन पर काम करेगी उन राज्य सरकारों को उतना ज़्यादा इंसेंटिव से उतना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। वो राशि के रूप में होगा, अन्य सुविधाओं के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत जो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 500 करोड़ रुपए जो खर्च करने हैं वो किस पर होंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है और जो डिजिटलाइज्ड होनी है चीज़ों को, डॉक्टर्स को डिजिटली अवेलेबल होना है, उनकी जानकारी डिजिटली होनी है, नर्सों की जानकारी डिजिटली अवेलेबल होनी है, हॉस्पिटल्स की जानकारी डिजिटली अवेलेबल होनी है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो पेशेंट हैं, हमारे यहाँ का टारगेट ग्रुप हैं, लोगों की जानकारी जो है उनके हेल्थ से संबंधित रिकॉर्ड जो है डिजिटली रखने की जो बात हुई है, इसी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जिसके लिए काम कर रहा है, उस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो रजिस्ट्रेशन बड़ी मात्रा में लोगों ने तो करा लिया है। 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करा लिया है और वो उनको आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी नंबर भी दे दिया गया है। लेकिन अभी तक 3.4 लाख हेल्थ रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म पर रखे जा सकें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि डॉक्टर्स, नर्स, अस्पताल, क्लिनिक, लैब, इनके रजिस्ट्रेशन कराने की संख्या बड़ी कम है और अभी केवल 33,000 डॉक्टर और नर्सों ने ही अपना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे काम नहीं चलेगा। राज्यों को कहा गया है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कराएं और जो अस्पतालों, डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य से जुड़ी जो संस्थाएं हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ना उनका ज़रूरी है। और 500 करोड़ रुपए का कुल फंड जो है उसका 20% यानी 100 करोड़ रुपए राज्यों के प्रदर्शन पर के आधार पर दिया जाएगा। यानी उसका आप ये मान लो 20% यानी 100 करोड़ रुपए बहुत होता है। राज्य अगर जितना अच्छा करेंगे उनको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें कंपटीशन की भावना आएगी, राज्य ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेना चाहेंगे और उनके राज्य की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। और उसमें कहा गया कि हर एक अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, लैब रजिस्ट्रेशन करते हैं, हर रजिस्ट्रेशन पर, हर एक एंट्री पर 100 रुपये जो है इंसेंटिव्स के रूप में राज्य को दिए जाएंगे। और इसको अगले साल जनवरी से 31 मार्च तक जो है वो 50-50 रुपये हो जाएगा। तो इसीलिए इसी साल ज़्यादा से ज़्यादा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, इसमें कौन कौन आते हैं, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तलाक़ हसन, हम 3 तलाक समाप्त हो गया है लेकिन तलाक़ हसन समाप्त नहीं हुआ। तलाक़ हसन क्या है? तलाक़ हसन है कि कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार पति अपनी पत्नी को 1-1 महीने पर तलाक देता है। यानी एक तलाक आज बोल दिया, फिर 1 महीने तक उसके समझौते की कोशिश रहती है कि शायद बात बन जाए। अगर कुछ नहीं होता तो आगे तलाक नहीं देगी, तो भी नहीं बात बनी, दूसरे महीने दे दे, फिर कहेगा वो तलाक
अब 2 महीने पूरे होने के बाद फिर 3 महीने तीसरे महीने जो है फिर वो वेट करता है कि शायद बात बन जाए, समझौता हो जाए, तो फिर वह गया तलाक, तो फाइनली उसका तलाक हो जाता है। तो ये तलाक महिला पुरुष दोनों को मिला हुआ है, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि इसमें वो वाली बात नहीं है जो बात आप 3 तलाक में थी। 3 तलाक 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 करके आप किसी महिला को छोड़ देते हो, अपला कर देते हो, लेकिन इसमें जैसा हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में है, तलाक का सिस्टम है, जो हम डाइवोर्स जिस प्रकार से देते हैं उसी प्रकार से ये हो रहा है, क्योंकि उसमें भी समय दिया जाता है। तो अभी प्रथम दृष्टि या पहली नज़र में तो हमको इसमें कोई गलत बात नहीं लग रही है, लेकिन आगे इस पर और सुनवाई होगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है ये तलाक़ हसन में कि अगर कोई मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती है तो वो भी ले सकती है, और अगर महिला को उसका पति तलाक मांगने पर तलाक नहीं दे रहा है तो वो है शहर का जो भी काजी होगा उस काजी के पास जा कर के वो अपनी बात सुनाएगी और वो काजी तलाक का ऐलान करेगा और वो तलाक हो जाएगा। तो तलाक़ हसन में दोनों महिला पुरुषों को अधिकार दिए गए हैं, इसी को आधार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जैसा डाइवोर्स सिस्टम हमारे कानून व्यवस्था में है, हमारे जुडिशियल सिस्टम में है, भारत की न्यायपालिका इस पर कानून देती लगभग वैसा ही ये कानून है। तो पहली नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा है कि इसको रोकना चाहिए, लेकिन जो पक्ष रखने वाले हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने इसमें कहा है कि जिस प्रकार से 3 तलाक जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, उसी प्रकार से ये तलाक भी ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। उनका मानना है कि इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है और उनके अंदर असुरक्षा की भावना, अनसिक्योरिटी की फीलिंग बनी रहती है। तो हमारे GS1 और GS2 दोनों का पार्ट आता है। GS1 में महिला सशक्तिकरण, महिला से संबंधित मुद्दे, और GS2 और जिसमें न्यायपालिका और शासन से संबंधित मुद्दे हैं। उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज के रूप में अतिरिक्त वसूली क्यों, हाई कोर्ट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि जो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें सर्विस चार्ज के नाम पर बहुत सारा पैसा आपसे वसूली जाता है, 10%, 15%। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जनता को, लोगों को लगता है। हाई कोर्ट ने वही बात कही है जो केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के सामने रखी है, क्योंकि हाई कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट के एक सदस्यीय पीठ ने यानी इस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि जो 4 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किए थे और उसमें कहा था कि रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, और उस पर 20 जुलाई को हाई कोर्ट की एक सदस्यीय यानी 1 मेंबर बेंच ने उस पर स्टे लगा दिया है। उसी को लेकर के 2 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही है। तो उसमें केंद्र सरकार ने जो बात कही है वही बात जो है हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो सर्विस चार्ज है आप वो कैसा होना चाहिए, वो एक जैसे टिप की तरह होता है, और वो टिप यानी लोगों की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है नहीं देना चाहता है। जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि हम इस पैसे का उपयोग जो है जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उनकी सैलरी में करते हैं। तो वो हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी सैलरी बढ़ाओ तो सही। ये टिप जो है वो उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करना चाहिए। आप उसमें फ़िक्स कर देते हो 10%, और 2 बिलों को यहाँ पर हमने आपके सामने रखा हुआ है। यानी सर्विस चार्ज जो है 345 रुपये, और यहाँ पे तो परसेंटेज फिक्स किया गया है। सर्विस टैक्स जो है 5.6% है, वहीं सर्विस चार्ज 10% है। यानी 3210 रुपये का भोजन किया, 321 रुपये जो है वो सर्विस टैक्स के दिए, और आपका कुल मिलाकर के 3210 का भोजन जो है वो 4170 का पड़ता है, यानी लगभग 1000 रुपये ज़्यादा। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सरकार का जो पक्ष है वो ये कहता है कि आप लोगों से इस प्रकार से सर्विस चार्ज नहीं वसूल कर सकते, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सर्विस चार्ज है वो सर्विस टैक्स है जो सरकार ले रही है, जबकि सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैक पर दौड़ी 6 इंजन 295 वैगन वाली 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी हमारे देश के साउथ ईस्ट सेंट्रल यानी दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र के
जॉन ने बिलासपुर में 15 अगस्त को 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाई, जिसमें 6 इंजन हैं, 295 डिब्बे लगे हुए हैं और ये 27,000 टन कोयला लाद करके छत्तीसगढ़ में कोरबा से 260 किलोमीटर दूर राजनांदगांव के परमकला तक 11 घंटे 20 मिनट में पहुंचा दिया गया। और इस माल भाड़े के रूप में रेलवे को जो पैसा मिला है वो है 2.5 करोड़ रुपए, यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा। और इस ट्रेन का नाम रखा गया है सुपर वासुकी। इस ट्रेन का नाम रखा गया है सुपर वासुकी। अब इससे होता क्या है, लंबी गाड़ी बनाने से क्या होता है? इससे पहले भी जो है रेलवे एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा, शेषनाग नाम से लंबी दूरी की ट्रेनों को चला चुका है और इसका भी संचालन बिलासपुर जोन से ही किया गया है। आप लोगों का काम है, यहाँ पर मैंने चित्र दिया हुआ है, जो 17 जोन रेलवे के हैं, 16 मुख्य जोन, एक कोंकण रेलवे है, तो इन जोन के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं ये आप लोगों को लिखना है ताकि आप इसका रिवीजन भी हो जाएगा। इससे क्या क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या है? इससे एक फ़ायदा है कि स्टाफ की बचत होती है, कम स्टाफ चाहिए, ज़्यादा रेल चलेंगे ज़्यादा स्टाफ चाहिए। दूसरी बचत होती है, रेलवे ट्रैक पर जो ट्रैफिक है वो कम होगा, ट्रांसपोर्ट का दबाव कम होगा। वहीं इससे समय पर कोयला बिजली घरों तक पहुंचेगा, जहां बिजली उत्पादन हो रही है वहां तक कोयला समय पर पहुंचेगा, सामान समय पर पहुंच जाएगा। तो ये लाभ हमारे किससे होने वाले हैं? इन लंबी लंबी बड़ी बड़ी ट्रेनों से, बड़े बड़े इंजन की ट्रेनों से लाभ होने वाले हैं होंगे। स्वच्छ पर्यावरण मानव का अधिकार, संयुक्त राष्ट्र की जो मानव अधिकार घोषणा है उसमें स्वच्छ पर्यावरण को जोड़ दिया गया है। इसको लेकर के बहुत ही सुंदर आर्टिकल इसमें दिया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो विश्व की आबादी 8 अरब से ज़्यादा हो चुकी है, तो 8 अरब की आबादी को स्वच्छ हवा, सांस लेना, सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल, स्वस्थ भोजन और स्वच्छ परिस्थिति तंत्र में पहुँच का विधिक अधिकार अब प्राप्त हो गया है, उसको लीगल राइट अब मिल चुका है। क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को घोषित मानव अधिकारों की घोषणा जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसमें क्या जोड़ लिया गया है? स्वच्छ पर्यावरण को, क्लीन इन्वायरमेंट को जोड़ लिया गया है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है, यानी जब क्लाइमेट चेंज के रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण क्षरण हो रहा है, इन्वायरमेंट डिटेरिएट हो रहा है, उसके और प्रक्रिया मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं पर जो है इसका असर हो रहा है, ऐसे समय पर इस प्रकार की घोषणा, इस प्रकार का निर्णय वो हमारे नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ, यानी जिसको स्थायी वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता करता है और उसके प्रति सचेत भी करता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके अनुसार दुनिया की 99% आबादी जो है वो प्रदूषित हवा में सांस ले रही, 99%। सोचिए, जब हर साल जो है दूषित और जिसको कहते हैं गंदे पानी से 1 अरब लोग बीमार पड़ते हैं हर साल। वहीं जो खाद्य पदार्थ हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, उसकी विषाक्तता के कारण, उनके जहरीलेपन के कारण से, उनके गुणवत्ता में कमी के कारण से 10 में से 1 व्यक्ति जो दूषित भोजन कर रहा है वो बीमार पड़ जा रहा है। इस तरह अगर सभी नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मिल जाता है तो उससे क्या होगा? जीवन की गुणवत्ता को सुधार होगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, जीवन प्रत्याशा यानी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आप जीवन जीते हो, कितने साल जीते हो, उसकी वो आपके जीवन प्रत्याशा जो है वो बेहतर होगी। जो दूषित पर्यावरण है, प्रदूषण के कारण से जो स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे जो बीमारियां हो रही हैं, उससे बीमारियों पर जो खर्च हो रहा है वो खर्च भी कम होगा। तो अगर देखा जाए तो ये जो जीवन से जुड़ा प्राथमिक अधिकार है ये हमको अब मिल गया है। लेकिन कुछ बातें हैं कि ये
भले ही अधिकारों के रूप में दे दिया गया हो, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग पर्यावरण संरक्षण के अपने दायित्व को नहीं समझेंगे, तब तक ये ज़्यादा काम करने वाला नहीं है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो यानी क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो कार्बन उत्सर्जन प्रदूषण हो यानी कार्बन एमिशन जो के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी डिटेरियोरेशन हो, जैव विविधता का क्षरण हो, चाहे वो ओजोन लेयर जो है उसमें कमी आ रही हो, ओजोन परत जो है कमज़ोर हो रही हो, वहीं भूजल यानी जो लैंड वाटर जो है वो नीचे गिर रहा हो, चाहे वो वनों की कटाई हो, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है? व्यक्ति तो कर रहा है, मानव ही कर रहा है, सबको जानते हुए भी ऐसा कर रहा है। तो जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, पर्यावरण जो संकट हैं वो दूर नहीं होंगे। और हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे हैं, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टिकाऊ विकास लक्ष्य, उसका 13वां लक्ष्य जो है वो जलवायु परिवर्तन को 2030 तक न्यूनतम करना है, ठीक है ना, उसका न्यूनीकरण करना है। और ऐसा लगता नहीं 2030 तक ये संभव हो पाएगा, ठीक है ना। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम इस अधिकारों को सही मान सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के भी अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उसमें पहले से ही स्वच्छ पर्यावरण को, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ आवास, इसको फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार भारत ने पहले से ही दे रखा है। तो WHO के बारे में क्योंकि इसका जिक्र हुआ है तो इसका हम देख ले हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और जो इसकी लीगलिटी यानी एक्टिव है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका जो यानी एंसेस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ओरिजिनल जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, ठीक है ना। और इसके जो प्रमुख हैं टेड्रोस एडहनम, ये महानिदेशक कहलाते हैं, और सौम्या स्वामीनाथन उप महानिदेशक हैं, ये भारत की हैं। और टेड्रोस जैन एलियसन ये भी उप महानिदेशक हैं, ये अमेरिका के हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा स्वच्छ पर्यावरण से स्वयं हुई व्यक्ति की आज़ादी। ये जो सलमान रुश्दी पर अटैक हुआ उसको लेकर के आर्टिकल लिखा गया है, और ये आर्टिकल बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से कि किस प्रकार से कट्टरता बढ़ रही है और लगातार इसका समर्थन करने वाले भी लोग उपस्थित हैं, इससे उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और इस प्रोत्साहन के कारण से लगातार किसी एक दो जगह नहीं, एक दो देश में नहीं, लगभग पूरे विश्व में जो है वो इस्लामोफोबिया हो रहा है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ पर यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, उसी न्यूयॉर्क शहर में ये सलमान रुश्दी वाली घटना हुई। और वहाँ पर 15 मार्च को, हर वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ और वहीं पर ऐसी घटनाएं हो गई। यानी जब इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम के नाम पर किसी का कत्ल करेंगे, इस्लाम के मानने वाले लोग इस्लाम के नाम पर किसी के जीवन को थ्रेट पहुंचाएंगे, आतंक मचाएंगे, तो इसको इस्लामोफोबिया ही कहा जाएगा। और लेखक ने यही कहा है कि तो इसको कोई दूसरा इस्लामोफोबिया कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है। जो आतंकी संगठन है, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन है, वो इस्लाम के नाम पर ही कत्लेआम कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, तो क्यों ना इस्लामोफोबिया हो। और संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा प्रस्ताव पास होने के बाद उसी शहर में अगर ऐसी घटना होती है तो ये इस्लामोफोबिया को और बढ़ाने वाला है। जबकि इस प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया था, क्योंकि भारत ने कहा था किसी एक पंथ संप्रदाय के आधार पर को डर की स्थिति में नहीं, इस प्रकार के प्रस्ताव आने ही नहीं चाहिए। लेकिन विरोध के बावजूद ये प्रस्ताव पास हुआ। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाए जाने का निर्णय हुआ, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ये न्यूयॉर्क जो है USA में है। इसके सदस्य हैं 193 और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी, अंग्रेजी, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, रूसी है, फ्रांसीसी है, स्पेनी है और अरबी है, ठीक है। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद हैं।
बहुत अच्छा आर्टिकल दिया था इसमें, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संकल्प है, कल परसों जो प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन कहा था, तो उसमें हरियाणा सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल में जो बातें कही हैं उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें कहा कि केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 5 प्रकार की एजेंसियां काम करती हैं। वो 5 एजेंसियां कौन सी हैं? सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चौथी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी जिसको बोलते हैं, और आईबी है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये 5 एजेंसियां केंद्र के स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए काम करती है। वहीं राज्यों के पास केवल 2 एजेंसियां हैं। वो 2 एजेंसी कौन कौन सी हैं? पहली एजेंसी है स्टेट विजिलेंस ब्यूरो और दूसरी एजेंसी है सीआईडी, जिसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। अपराध जांच क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी अपराध जांच विभाग। तो ये 2 ही एजेंसी राज्य के पास होती हैं, और इन 2 एजेंसियों पर भी कई सारे प्रतिबंध लगे होते हैं। सरकार से पूछ कर करना है, बिना सरकार की अनुमति से नहीं करना है, गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। जो सीबीआई को छूट होती है वो जो स्टेट जिसको क्या बोलते हैं विजिलेंस ब्यूरो को नहीं होती है, सीआईडी को नहीं होती है उतनी ज़्यादा छूट। तो हरियाणा सरकार ने इन छूटों को दिया है। सीबीआई को जिस प्रकार की छूट है उसी प्रकार की छूट जो है सेंट्रल ब्यूरो स्टेट जिसको बोलते हैं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो और सीआईडी, इनको लगातार छूट दे रही है और अच्छा काम कर रही हैं। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है एसआईटी गठित करती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, ये गठित कर सकती है, लेकिन ये उतने प्रभावी नहीं होते हैं। तो हरियाणा सरकार ने इन दोनों एजेंसियों को यानी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो और सीआईडी को अधिक शक्तियां दी हैं। तो इसके लिए ये सिद्ध होता है कि जो राज्य सरकारें भी वो अपने अपने स्तर पर अब भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए प्रयास करते रहें, ठीक है ना। जो हरियाणा की स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है उसका जो लोगो है उस पर लिखा हुआ है, उसका ध्येय वाक्य सर्वदा सत्यम अन्वेषणेत, यानी सर्च एवर फॉर द ट्रुथ, सत्य की खोज करना, ठीक है ना। तो ये हमारा GS2 और एथिक्स दोनों में आता है, GS4 में आएगा। विकसित देशों से कदम ताल के लिए भारत को लगानी होगी मैराथन, यानी अगर भारत को विकसित देश बनना है 2047 तक, तो हमको मैराथन की तरह दौड़ना है, लगातार दौड़ते रहना है। लगातार यानी लगातार अगर हम जो है अगले 25 सालों तक 7% और उससे अधिक अगर हम ग्रोथ रेट हमारी रही तो हम ज़रूर विकसित देश बन जाएंगे, क्योंकि विकसित देशों की श्रेणी में हम अभी काफ़ी नीचे, विकसित देश होने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन पोटेंशियल है। विकसित देश बनने का हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर क्षमता है। तो जो निम्न आय वर्ग के लोगों के पास भी देश में जो धन का सृजन हो रहा है उसकी पहुंच हो सके, सरकार को उसके लिए क्या क्या करना है? भूमि सुधार की आवश्यकता है, बाजार और वित्तीय सुधार, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म, बाजार और वित्तीय सुधार, मार्केट और फाइनेंस रिफॉर्म प्रोग्राम ऐसा लाना है। निजी सेक्टर की सहभागिता की ज़रूरत है। कृषि निर्यात में बढ़ोतरी के लिए उपाय करने होंगे, ठीक है। ये सब उपायों की आवश्यकता है। और 25 साल तक लगातार 7% से अधिक की हमको क्या रखनी, ग्रोथ रेट रखनी है। वहीं पर भारत विकसित देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो जाए, इसके लिए हमको अभी क्या करना है? अभी हमको अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग करना है, संपूर्ण उत्पादन क्षमता। जितने हमारा, जैसे आपने कल बात की थी किस प्रकार से हमारी जो उत्पादकता है वो कम है, हमें उत्पादकता को बढ़ा करके संपूर्ण उत्पादन क्षमता को सामने लाना है, ठीक है ना। और प्रति व्यक्ति जो आय है वो भारत का स्थान काफ़ी नीचा है, क्योंकि भारत जो है प्रति व्यक्ति आय भारत की है वार्षिक $2277.4। वहीं चीन के प्रति व्यक्ति आय है 12,556 और अमेरिका की
$72,287.5 और ब्रिटेन की $47,334.4। तो बहुत अंतर है इसको, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर हम देखेंगे चीज़ों को तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। भारत की HDC यानी ह्यूमन डेवलपमेंट काउंसिल में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। और ह्यूमन डेवलपमेंट क्वालिफिकेशन इसके भारत जो है 1990 में इसकी वैल्यू 0.429 थी, अब बढ़कर के 2019 में इसकी वैल्यू होगी 0.645। और इस तरह जो औसत उम्र है, जीवन प्रत्याशा है, वो 11.8% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। और अब हम जब उस समय बात कर रहे हैं तो 4.5% उस समय के हिसाब से 1990 से लेकर के अभी तक 2019 में 4.5 वर्ष जो है हम स्कूल में समय ज़्यादा बिताने लग गए हैं। 1990 से लेकर 19 के बीच जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, जिसके आधार पर हम जनरली प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर ही अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं, वो 273.9% बढ़ी है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि प्रति व्यक्ति आय से किसी देश को विकसित या विकासशील और कम विकसित श्रेणी में रखा जाता है। तो हमको मानवीय विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी, प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग, पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन, इन आधारों पर भी काम करने की आवश्यकता है, जो पैमाने हैं हमारे विकसित होने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। GS3 का टॉपिक था सेमीकंडक्टर क्रांति की ओर बढ़ते कदम। इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेमीकंडक्टर का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किया। हमने टेकेड यानी जिस दशक को टेक्नोलॉजी का दशक माना है, और जो टेकेड है वो गांव से होकर के जा रहा है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर जो चिप लगी होती है वो सेमीकंडक्टर होता है। इसमें जो बिजली है उसके सुचालक कुचालक दोनों होती है, यानी उससे बिजली प्रवाहित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इसमें सिलिकॉन का यूज़ होता है और इसमें विशेष तरह की डोपिंग को मिलाकर इसके जो सुचालक गुण हैं, जो बिजली को संचालन करते हैं, उनमें परिवर्तन किया जाता है और अपने तरीके से गुण उसमें विकसित किए जाते हैं। और इसी पदार्थ का इस्तेमाल करके विद्युत सर्किट की चिप बनाई जाती है, जो डेटा प्रोसेसिंग करती है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है। और अगर हम आसान शब्दों में कहें, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, टीवी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका दिमाग है, माइंड है, उसका दिमाग का काम करता है। तो इसमें लगातार क्या हो रहा है? निवेश हो रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में इसकी बड़ी निवेश जो है इसमें हो रहा है। अभी तक ताइवान विश्व का सबसे ज़्यादा यानी 60% जो है सेमीकंडक्टर ताइवान से एक्सपोर्ट होते हैं। और चीन, दक्षिण कोरिया, जापान से भी जो है जापान भी एक्सपोर्ट करता है, हम वहाँ से ख़रीदते हैं। और निवेश जो है कर्नाटक में वो $3 अरब का हो रहा है, जो इजरायली कंपनी कर रही है। तमिलनाडु में $3.2 अरब का हो रहा है, जो सिंगापुर की कंपनी कर रही है। और महाराष्ट्र में $22 अरब का निवेश हो रहा है, जिसको ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारत की कंपनी जो है वेदांता मिलकर के कर रहे हैं। और ये जो है लगभग इससे क्या होगा, 2 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। और 15 दिसंबर 2021 को भारत में सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, उसको मंजूरी दी थी। अब $10 अरब का जो बजट है भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के लिए स्वीकृत किया है। जो PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अद्भुत रूप से आगे बढ़ाने वाला है। ये आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा, ठीक है ना। और 2021 तक भारत 100% जो है वो आयात पर डिपेंडेंट था, इंपोर्ट पर निर्भर था। अब हम इस दिशा में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पाम की खेती से घटेगा आयात।
अब पाम ऑयल हम दुनिया से पाम ऑयल ख़रीदते हैं, और पाम ऑयल जो है वो हम लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं, और पाम ऑयल के अगर इंपोर्ट को हम कम कर दें, इसके लिए हमने नेशनल ऑयल मिशन बनाया है। उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसका उत्पादन करना है। इससे हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है, आयात है, वो कम हो जाएगा, हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। हमारे देश का कुछ क्षेत्र हैं, कुछ एरियाज़ हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, यानी जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर पाम ऑयल ज़्यादा होता है। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 98% जो पाम ऑयल है वो उसका उत्पादन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल से ही हो रहा है। यानी केवल ये जो 3 राज्य हैं वो 98% पाम ऑयल पैदा करते हैं। ठीक है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 3.5 लाख टन हेक्टेयर रकबे में पाम ऑयल के बाग लगे हुए हैं, जबकि नेशनल ऑयल मिशन के तहत जो 2025-26 तक इनको 6.5 लाख हेक्टेयर और बढ़ाना है, अतिरिक्त करना है। और कुल खपत का 56% से अधिक जो है हम जो है आयात करते हैं, टोटल खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल्स का। ठीक है ना। और आयातित कुल खाद्य तेलों में अकेले पाम ऑयल जो है वो 80 लाख टन होता है। पाम ऑयल सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और घरेलू उत्पादन इनका मात्र 5 लाख टन है। ठीक है। तो इस प्रकार से 2030 तक हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और 25 से 30% तक पाम ऑयल का जो आयात है वो घट जाएगा। तो इसी मिशन के तहत 2-3 वर्षों के दौरान जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, वहाँ पर पाम की खेती का जो रकबा है उसको बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। जो खाद्य तेल का घरेलू उत्पादन का कुल ज़रूरत का जो है वो 44% हो रहा है। जो घरेलू ज़रूरत है, घरेलू उत्पादन केवल 44% हो रहा है, और शेष हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो उत्पादन हो रहा है हमारा देश में, उसमें सबसे ज़्यादा सरसों का तेल यहाँ पर होता है 40%, और उसके बाद 7% जो है 24% जो है सोयाबीन का होता है, 7% मूंगफली का होता है। तो हमको पाम ऑयल को भी बढ़ाना है। तो निजी क्षेत्रीय कंपनियाँ इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं, जैसे गोदरेज एग्रोवेट ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु और उड़ीसा में काम करना शुरू किया है। त्रिपुरा की सरकार ने जो मिशन है उसके तहत पतंजलि फूड्स को पाम खेती के लिए उसके साथ समझौता किया है। वहीं हैदराबाद में कि 3F ऑयल पाम ने अपना कामकाज असम और अरुणाचल में बढ़ाने का प्रयास किया है। तो पूर्वी क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती ज़्यादा होगी हमारा अर्थव्यवस्था का। इजराइल ने कहा है कि भारत जो है वो महाशक्ति बनेगा, नई खोजों की महाशक्ति, नई खोज, लगातार इनोवेशन हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार इसी बात को कह रहे हैं, हमारा देश लगातार इसी बात को कह रहा है। तो इजराइल के जो राष्ट्रपति आइजैक हेरगोज हैं, उन्होंने जो 75 वर्ष स्वतंत्रता के हुए उस समारोह में भाग लिया, और उन्होंने कहा कि भारत इजराइल के 30 साल के कूटनीतिक संबंध पूरे हुए हैं। सैकड़ों स्थानीय भारतीय वहाँ एकत्र हुए। उन्हें पूरे विश्वास के साथ कहा कि जितने बड़े स्तर पर भारत अपना दायरा बढ़ाएगा, मैंने भारत का दायरा जितना बढ़ेगा और सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस उतने ज़्यादा आएंगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि भारत जो है हमेशा शांति, सौहार्द और विश्व कल्याण की बात करता है। तो उसी बात को इंगित कर रहे हैं इजराइल के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं, दोनों देश प्राचीन देश हैं और सदियों शिक्षा और विरासत में हमेशा से समृद्ध रहे हैं, और इस प्रकार से दुनिया के अलग अलग देश भारत की तरफ एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वहीं अमेरिका में हमारे 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जो अमेरिका के वायुसेना के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, फ्रैंक कैंडाल, उन्होंने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा
कि जो भारतीय रक्षा अधिकारी हैं, डिफेंस ऑफिसर्स हैं, इंडियन डिफेंस ऑफिसर, वो अब बिना बेरोक टोक यानी बिना किसी जांच पड़ताल के वो सीधे जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, कभी भी जाए वो और रक्षा अताशे यानी डिफेंस अटैच होता है, जो आमतौर पर राजनयिक मिशन में तैनात रक्षा अधिकारी होते हैं, यानी जो डिप्लोमेट्स हमारे जाते हैं उनके अंतर्गत जो रक्षा अधिकारी हैं, डिफेंस ऑफिसर्स हैं, वो होते हैं। कैडर ने कहा है कि उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा है कि अगर मैं भी पेंटागन में जाऊं तो बिना एस्कॉर्ट के नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन इसको जो है भारत के रक्षा अधिकारियों को ये सुविधा मिली हुई है। वहीं पर जो फ्रैंक केंडाल ओबामा प्रशासन में भारतीय मुद्दों पर काम कर चुके हैं, उसी समय से उन्होंने का कहना था कि सुरक्षा क्षेत्र में, जो सिक्योरिटी सेक्टर में जो हम भारत के साथ अच्छे मजबूत संबंध हों। ये क्या दर्शाता है? ये कहते हैं कि भारत वह देश है जो जिसके साथ हम किसी अन्य की तुलना में ज़्यादा संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हम अमेरिका जो है भारत के साथ ज़्यादा करता है। और डिफेंस, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के संबंध में पहल जो है वो मजबूत हुई है। उसी के साथ साथ जो पिछले साल चालक रहित विमान UAV अनमैन्ड जो व्हीकल था वो उसका कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम प्रौद्योगिकी की साझा टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर काम कर रहे हैं। वहीं भारत की तरफ से जो भारत के राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत का प्रमुख साझेदार है, भारत के निर्माण में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों देश पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो भारत अमेरिका संबंधों के बारे में इस खबर को हम उसी दृष्टिकोण से देख सकते हैं और पेपर में आने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। भारतीय खेलों पर संकट के बादल, ये बहुत महत्वपूर्ण फ्रंट पेज पर आई थी। इसको मैंने कहा सर खेलों के साथ ही इसको बताऊंगा। तो जो फीफा है, फेडरली इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, उसने जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो है वो भंग कर दी है, उसको मान्यता उसकी रद्द कर दी है। अब भी हमारा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वुमेन का जो है भारत में होने वाला था, वो भी अब कैंसिल हो गया है। मतलब ऐसा माना जा रहा है अगर प्रतिबंध नहीं हटा तो ये बहुत सारा बड़ा संकट जो है। फीफा को ये आपत्ति थी कि ये जो COA यानी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासक समिति जो बनी है सुप्रीम कोर्ट में इसमें दखल के बाद जो बनी थी, वो ठीक नहीं है। उसने जो है चुनाव जो है समय पर AIFF में नहीं हो रहे हैं, ये सभी मुद्दे इसमें थे। और भारतीय फुटबॉल अब संकट के घेरे में आ गई है। अब इस पर क्या असर पड़ेगा? जैसे जो अंडर 17 महिला विश्व कप है उसकी अधिकार उसके मेज़बानी का अधिकार भारत में होने वाला था, वो छिन सकता है। हालांकि इस पर अभी जब तक उसको मान्यता नहीं दी जाएगी तब तक वो नहीं होगा, ऐसा मान के चलना चाहिए। लेकिन इसकी मान्यता भी जल्दी मिल जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। और अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो हम कराने में सक्षम होंगे, ऐसी अपेक्षा हमको करना चाहिए। वहीं पर भारत का जो सितंबर में वियतनाम और सिंगापुर में मैच खेलने हैं, वो अगर निलंबन नहीं हटता, सस्पेंशन नहीं हटता है तो वो रद्द हो जाएंगे। गोकुलम केरला को AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में खेलना है, जिस पर अभी संकट के बादल छा सकते हैं। मोहन बागान के यानी ये अलग अलग फुटबॉल टीम्स हैं हमारे देश की। AFC कप इंटर जोनल सेमीफाइनल पर भी संशय बना हुआ है। AFC अंडर 20 भारत के अभियान पर खतरा बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में इसकी बुधवार को सुनवाई होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उन्होंने DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की पीठ को बताया कि ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, तुरंत सुनवाई करिए और जो भी लंबित मामले हैं AIFF के उन पर निर्णय सुनाइए। तो घटनाक्रम क्या हुआ है? घटनाक्रम हुआ है 18 मई 2022 से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने AIFF के प्रमुख प्रफुल्ल पटेल उनकी कार्यकारी समिति को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि एक आदमी 12 साल से अधिक पद पर नहीं रह सकता, लेकिन वो पद नहीं छोड़ रहे थे। और उच्चतम न्यायालय 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति नियुक्त कर दी। और 23 मई को प्रफुल्ल पटेल ने फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो से अनुरोध किया कि AIFF को संचालन COA को सौंप जाने के बाद देश पर प्रतिबंध न लगाया जाए। तो
तो प्रफुल्ल पटेल ने वहाँ जाकर कहा। COA यानी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सदस्य SY कुरैशी ने कहा है सितंबर के आखिर तक AIFF का एक नवनिर्वाचित निकाय होना चाहिए। 29 मई को ये बात कही। 21 जून को फीफा और AFC दल और COA के बीच पहले दौर की बातचीत अच्छी रही। 23 जून को फीफा AFC दल ने व्यवस्था में सुधार के लिए समय तय किया। हितधारकों को 31 जुलाई तक संविधान को मंजूरी देने और 15 सितंबर तक चुनाव कराने के लिए कहा गया। COA ने फीफा को AIFF का अंतिम मसौदा संविधान भेजा। COA ने AIFF मसौदा संविधान को मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के चुनाव में तेजी लाने की आवश्यकता का समर्थन किया। 26 जुलाई फीफा ने AIFF से सिफारिश की कि COA द्वारा संविधान के मसौदे में निर्धारित 50% के बजाय AIFF की अपनी कार्य समिति में 25% प्रख्यात खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने AIFF चुनाव के लिए COA के समय सीमा को मंजूरी दी। चुनाव 28 अगस्त को होंगे और चुनाव प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू होगी। फीफा ने तीसरे पक्ष के प्रभाव के कारण 6 अगस्त को AIFF को निलंबित करने की धमकी दी। COA ने फीफा को आश्वासन दिया कि वह AIFF को व्यवस्थित करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने AIFF यानी 11 अगस्त को AIFF अपदस्थ प्रमुख प्रफुल्ल पटेल की बैठकों में भाग लेने पर राज्य संघों को चेतावनी दी। वहीं 13 अगस्त AIFF के चुनाव के लिए निर्णायक मंडल में शामिल मतदाताओं की सूची में बाइचुंग भूटिया और IM विजयन सहित 36 प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल हुए। फीफा ने तीसरे पक्ष की अनुमति के प्रभाव के कारण ये IFF को निलंबित कर दिया। ये 16 अगस्त की घटना है, कल की घटना है। और जो पत्र मिला है फीफा का वो 14 अगस्त की डेट उसमें पड़ी हुई है, जबकि इसमें संदेह ये रहता है कि 15 अगस्त तक तो हमारी बातचीत अच्छी हो रही थी, 14 अगस्त तक जो है का आपका लेटर आया है, तो कुछ ना कुछ इसमें संदेह भी है। क्या कारण है, क्या पॉलिटिक्स है, ये भी सब चलता है। लेकिन ये जो घटनाक्रम आपको बताया ये हमारे फुटबॉल एसोसिएशन से संबंधित है और फुटबॉल फेडरेशन जो है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इस पे जो संकट के बादल हैं वो जल्दी ही समाप्त होंगे, ऐसी अपेक्षा है। GS1 का जो खबर है, सीहोर के देव बड़ला में परमार काल का एक मंदिर मिला है। ये हमारे कल्चर का पार्ट है, कल्चर एंड हेरिटेज का पार्ट है। भोपाल से लगभग 125 किलोमीटर दूर सीहोर जिला है। सीहोर जिले के देव बड़ला नामक स्थान पर 2016 से खुदाई चल रही है। वहाँ पर 11 मंदिर होने की बात है, बात सामने आई थी। और ये परमार कालीन यानी हमारे जो 9 से जो है आज से लगभग 1000 साल पहले के ये मंदिर बताए जा रहे हैं, क्योंकि 10वीं-11वीं शताब्दी के लगभग के मंदिर हैं। यहाँ पर 11 मंदिरों का निर्माण हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। और जो आयुक्त हैं उस समय उन्होंने कहा 9 से 10 मंदिर इसमें दबे हुए हैं, उनकी खुदाई लगातार हो रही है। पहला मंदिर 2016 में मिला था, वो 35 लाख की लागत से उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसका मूल स्वरूप में उसको बनाया गया है। दूसरे और तीसरे पर भी काम चल गया, चौथा मिल गया है, उस पर भी काम चलेगा। इसी प्रकार के सभी मंदिरों को जो है खोज करके उनको मूल रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है पुरातत्व विभाग की तरफ से। तो ये खबर है और ये हमारे पेपर का पार्ट हो सकती है। इसके बारे में डिटेल जानकारी भी हमको लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार की खबरें कभी भी आती हैं तो हमको पढ़ना है, जानना है। और इसके कैसे नष्ट हुए होंगे, तो 2 कारण इसमें बताए जा रहे हैं। एक कारण बताया जा रहा है कि भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हुआ और मंदिर दब गए और मंदिर जो है टूट गए। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि अगर इनमें शायद लोहे की क्लैंप हैं वो लोहे की लगाई गई होंगी और वो जंग लगने के कारण से वो टूट गई और मंदिर भरभरा के गिर गया। ये 2 कारण इसमें मुख्यतः बताए जा रहे हैं। और आज का इतिहास जो है उसके बारे में जान लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर आज 1916 में आज के दिन ही जन्म हुआ था आगरा में। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में साइमन कमीशन के विरोध में पहली बार कविता लिखी थी और अपने करियर की शुरुआत एक लेखक और पत्रकार के तौर पर की थी। लेकिन नौकरी में उनका मन नहीं लगा, इसी कारण स्वतंत्र लेखन करने लगे और 1935 में उनके प्रथम कहानी संग्रह वाटिका का प्रकाशन हुआ। उनके प्रसिद्ध उपन्यास सेठ, बांकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र तथा अमृत और विष है। 23 फरवरी 1990 को अमृतलाल नागर का निधन हो गया।
आज ही के दिन भारत पाक को अलग करने वाली रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई और ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक हिंदू और एक मुस्लिम वकील की मदद से दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण किया। उन्हीं के नाम पर इसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे फेल्प्स 2008 में। आज ही अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए थे और फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक की तैराकी की उन सभी स्पर्धाओं में जीत दर्ज की थी जिनमें शामिल हुए थे। उनके नाम 28 ओलंपिक पदक हैं। ये बड़ा रिकॉर्ड है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाख्या IAS के इस मुहिम को अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग देते रहें और अगर कोई विषय है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ सुझाव हैं तो भेज दीजिए। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।